अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। IMF का जायजा मिशन जो पाकिस्तान के दौरे पर था, अब वाशिंगटन वापस चला गया और वापसी पर उन्होंने जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने ये तो कहा है कि इन मुज़ाकरात में या उनके इस दौरे में पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान के साथ जो भी मामलात थे, लेकिन कोई स्टाफ लेवल अग्रीमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इमीडिएटली जो पाकिस्तान एक नया प्रोग्राम IMF के साथ साइन करने की ख्वाहिश रखता है वो शायद इमीडिएटली होता नज़र नहीं आ रहा। आखिर इसकी क्या वजह है? कोई रुकावट है या इट इज़ जस्ट अ यूजुअल प्रोसेस, क्योंकि एक टाइम तो लगता है। तो शहबाज, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जब ये जायज़ा मिशन आया भी था, एक तो काफ़ी एक सीक्रेसी इन्वॉल्व थी इस ट्रिप के हवाले से, दूसरा गवर्नमेंट ने भी कोई इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था या बहुत ज़्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं लग रहे थे। ना IMF की तरफ से कोई क्लैरिटी थी कि ये जब दौरा ख़त्म होगा तो कंक्लूड होगा एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से, और वैसे ही हुआ। उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस तो हुई है बट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ। तो ये एज पर एक्सपेक्टेशन है या दिस इज़ अनयूजुअल? देखिए, IMF के स्टाफ का पाकिस्तान से बगैर मुआहदा किए वापस जाना तो गैर मामूली बात नहीं है। गैर मामूली बात जो है वो एक जो एलामिया जारी हुआ उसके अंदर एक तलवार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लटका दी गई है, वो गैर मामूली बात है जिसका भी हम जिक्र करेंगे। क्या ये एक्सपेक्टेशन थी कि मिशन के एंड के ऊपर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा? हमने खुद अपने प्रोग्राम में बता दिया था कि इस दफ़ा जो IMF पाकिस्तान आया है वो फिशिंग मिशन के ऊपर आया हुआ है। IMF ये देखने आया है कि जो हुकूमत है उसकी कितनी सियासी ताकत है उसके पास कि वो मुश्किल तरीन जो फैसले करने हैं वो कर सके, और फिर जो इक़दाम हुकूमत रिकमेंड कर रही है नया प्रोग्राम लेने के लिए, वो इक़दाम क्या काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए IMF का जो मिशन था वो पाकिस्तान आया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने जैसे रिपोर्ट भी किया था कि जो मिशन था वो खामोशी से पाकिस्तान आया। 10 मई को मिशन पाकिस्तान आ चुका था, और इसके जो मिशन चीफ थे वो 13 मई को पाकिस्तान आए थे, और जो 10 मई को इनके बाकायदा मुज़ाकरात हुए सरीना होटल के अंदर, और उसमें पहले ही दिन एक्सपेंडिचर के ऊपर और इसके अलावा आपकी जो है क्या नाम है उसका, एनर्जी सेक्टर के ऊपर, टैक्स महसूलात के ऊपर पहले दिन ही ब्रीफिंग्स हो गई थी। और इसको खुफिया रखने के लिए जो कि वो रख चुके थे, उसकी एक और उन्होंने अटैम्प्ट ये की कि अभी जो एलामिया जारी हुआ उसमें उन्होंने जो डेट्स दी हैं मिशन की वो 13 मई से लेके 23 मई तक की दी हुई हैं, जबकि मिशन पाकिस्तान जो है उसके जो पहला उसका बैच था वो 10 मई पाकिस्तान को आ चुका था, 9 मई की रात को आ गया था, और उनके मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके थे। अब बात करते हैं कि जी इन्होंने तलवार कौन सी लटका दी है। जैसा मैंने पहले कहा कि मिशन का पाकिस्तान से बगैर मुआहदा किए बगैर वापस चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है। मुज़ाकरात कभी मुकम्मल हो जाते हैं कामयाबी से, कभी नहीं होते। जो एक नई चीज़ डाली है इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर, चूँकि इंग्लिश में स्टेटमेंट है वो नाज़रीन के लिए पढ़ देते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आमतौर पर होता यह है, जो प्रोसेस है कि जब एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है एक मुल्क के दरमियान और IMF के, तो उसके बाद फिर मैनेजमेंट की अप्रूवल से मामला जाता है IMF के बोर्ड को कि वो बाकायदा उसकी मंजूरी दे किसी भी कर्ज के प्रोग्राम की, या अगर प्रोग्राम पहले अप्रूव हुआ है तो उसकी जो अगली किस्त जारी करनी है उसकी मंजूरी दे। ताहम जो स्टेटमेंट आज सुबह ही IMF ने जारी किया मिशन की वापसी के बाद, वो बड़ी ही उसके अंदर एक अजीब सी एक शर्त लगा दी गई है। वो शर्त ये है कि अभी जो मिशन पाकिस्तान आया था ये अपनी इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जो है ये IMF के बोर्ड को पेश करेगा, और IMF का बोर्ड फिर ये फैसला करेगा कि क्या पाकिस्तान के साथ आगे मुज़ाकरात करने और उसको नया प्रोग्राम देना है या नहीं देना। ये इंग्लिश में उनकी जो स्टेटमेंट है, एक लाइन है, मैं पढ़ देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स ऑफ दिस मिशन, स्टाफ विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट सब्जेक्ट टू द मैनेजमेंट अप्रूवल will be presented to the IMF's executive board for discussion and decision। तो ये एक नई तलवार है जो पाकिस्तान के ऊपर लटक गई है, और हम सबको पता है कि जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है IMF के बोर्ड के अंदर वो अमेरिका है। तो बोर्ड ये फैसला करेगा कि प्रोग्राम होना है चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले ये होता था कि कम से कम ये स्टेटमेंट भी इस तरीके से शायद नहीं आता था कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता था मैनेजमेंट को एक दरख्वास्त की जाती थी, मैनेजमेंट को जब कर्जे की दरख्वास्त प्रोग्राम की दरख्वास्त की जाती, मैनेजमेंट एक टीम पाकिस्तान भेजती थी या किसी मुल्क में भेजेगी, वो टीम एग्रीमेंट करेगी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू द बोर्ड अप्रूवल होता है। तो यहाँ पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है,
और IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो ये कह रही है कि मिशन की जो इब्तदाई रिपोर्ट है ये बोर्ड के पास जाएगी और बोर्ड फिर इसका कामरान ना सिर्फ उसको डिस्कस करेगा बल्कि अप्रूवल देगा। अच्छा, इसमें देखें एक जो चीज़ होती है, IMF के जो भी रुकन जो ममालिक हैं, क्या IMF यूनिलैटरली ये फैसला कर सकता है? क्योंकि हर मुल्क का कोटा होता है ना, क्योंकि और ये बनाए IMF इसलिए गया था कि जब कोई इसका मेंबर मुल्क का मुश्किल मुआशी सूरत हाल से दो चार हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो, तो वहाँ पर उनको हेल्प करे। और पाकिस्तान की खुद IMF की रिपोर्ट्स, बाकी जो रिपोर्ट्स हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान को अभी भी एक नए IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो क्या IMF ये खुद फैसला कर सकता है? वो अलग बात है ना कि अगर जो मेंबर मुल्क है या किसी वजह से मुज़ाकरात कामयाब ना हो पाए, पाकिस्तान अगर इनकार कर दे जो वो प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, तो क्या इस स्टेज के ऊपर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि IMF ये खुद के बोर्ड हो सकता है कि मीटिंग करे, कहे नहीं जी कि हम पाकिस्तान को नया प्रोग्राम नहीं देंगे, क्या वो ऐसा कर सकता है? देखिए, एज अ मेंबर कंट्री ये पाकिस्तान का हक है कि वो IMF से प्रोग्राम के कर्ज की जो है वो दरख्वास्त करे। ये फिर उसके बाद जो शराइत होती हैं, अगर काबिल कबूल होंगी पाकिस्तान को तो पाकिस्तान वो प्रोग्राम कर लेगा, नहीं काबिल कबूल होंगी तो पाकिस्तान प्रोग्राम नहीं करेगा। लेकिन IMF इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान को प्रोग्राम नहीं देना चाहता। अब यहाँ पे इन्होंने जो बात की है कि हम जो इब्तदाई मिशन की जो रिपोर्ट है, इब्तदाई जायजा रिपोर्ट उन्होंने खुद लिखा है इसके अंदर, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फाइंडिंग्स जो है उनके, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, जो हमने इस जो उनका 14 दिन का विजिट है जिसको वो 10 दिन का विजिट कह रहे हैं, उसके दौरान जो हमारी फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स हम बोर्ड के पास लेके जाएंगे। वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बोर्ड के पास नहीं लेके जा रहे। जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है उसकी जो हतमी मंजूरी है वो बोर्ड और उसके स्टेक होल्डर्स ने देनी है, जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं। प्रोटोकॉल तो क्लियर है, प्रोटोकॉल तो क्लियर है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो फाइंडिंग्स है ये पेश करेंगे। अब फाइंडिंग्स के अंदर क्या चीज़ है इस स्टेज के ऊपर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, जो एक खदशा भी था, अब मैं रिपोर्ट की बेस पे बात नहीं कर रहा, जो एक असेसमेंट दे रहा हूँ कि असेसमेंट ये है कि चूंकि ये तो कि इन्फॉर्मेशन थी ना कि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी गवर्नमेंट की देखेंगे, और हम यहाँ पे नाज़रीन को ये भी बताते जाएं कि IMF की टीम जो पाकिस्तान आई थी, उन्होंने IMF जो अमेरिका के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनसे एक मुलाकात की, और मुलाकात वो गालबन जो उनकी रेजिडेंट रेप है पाकिस्तान में IMF की, उनके घर पर हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने तो डेफिनेटली जो उनकी मुलाकात हुई अमेरिकन एम्बेसडर के साथ, तो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मुलाकात में उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट तो डिस्कस नहीं किया होगा। तो उन्होंने, अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन या असेसमेंट दे रहे हैं कि इस तरह की जो मीटिंग होगी तो उन्होंने एम्बेसडर से पॉलिटिकल असेसमेंट ली होगी कि आपकी पॉलिटिकल असेसमेंट क्या है पाकिस्तान के बारे में। तो वो जो पॉलिटिकल असेसमेंट होगी उसको उन्होंने फीड इन किया होगा अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट में, वो ले जाएंगे बोर्ड के पास कि ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। और उसमें अगेन आई थिंक ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो अमेरिका का कितना एक की रोल है, जो IMF जो भी कर्जा अप्रूव करती है या नहीं करेगी। और अदरवाइज आई थिंक जो अमरीकी सफ़ीर की आपने बात की है, अगर आप पाकिस्तान के सियासी हालात की बात करें तो ओवरऑल कहा यह जाता है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इंगेजमेंट है या अभी भी हो रही है, दो के अमेरिका के उतने इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें जो मौजूदा अमरीकी सफ़ीर उनका बड़ा मरकजी किरदार है। और अदरवाइज भी जब हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त भी अगर आप देखें तो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बाकायदा तौर पर, वरना होता नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया था। और अभी भी जब ये नई गवर्नमेंट आई तो मुसलसल स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिवाइवल है, IMF और सारा वो सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसमें आई थिंक अमेरिका का अपेरेंटली अभी भी ख्वाहिश तो है कि वो इस गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को वो सपोर्ट करें। बट आई डोंट नो कि बाकी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि आगे चल के बात भी करेंगे चीन के साथ जो हमारे मामलात हैं, तो कहीं ना कहीं तो अमेरिका भी एज ए लेवरेज के तौर पर इन मुज़ाकरात को पाकिस्तान के हवाले से इस्तेमाल कर रहा होगा। देखिए, मैंने पिछले दिनों किसी प्रोग्राम में ये बात की थी कि इस दफ़ा जो रवैया था IMF का, वो एक वाइसराय का रवैया था। उनकी जो कंडीशंस थी, उनकी डिक्टेशंस एक डिफरेंट तरह की थी। अब सिर्फ अमेरिका ही एक शेयर होल्डर नहीं है IMF के अंदर, वहाँ पे और भी शेयर होल्डर्स हैं, और जो 2-3 बड़े शेयर होल्डर्स हैं उसमें जापान है, उसमें चीन भी है, उसमें यूरोपीय यूनियन भी है। तो सारी डिक्टेशन सिर्फ अमेरिका ही क्यों दे रहा है? तो इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है, या सारा क्रेडिट अमेरिका ही क्यों ले रहा है? तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है ना कि वो एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर IMF को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो इनकी स्टेटमेंट आई उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान को क्या करना है। अब हर लफ्ज़ के पीछे एक पूरी कहानी है।
स्टेटमेंट है तो छोटी, बट हर लफ्ज़ के पीछे एक पूरी कहानी है। स्टार्ट उन्होंने स्टेटमेंट का बड़ा पॉजिटिव लिया है कि जो उनका दौरा था उसके दौरान उन्होंने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हासिल की है इस चीज़ में कि स्टाफ लेवल मुआहिदा पाकिस्तान के साथ हो सकता है। किस काम के लिए? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए। तो ये उन्होंने एक जायजा लिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ही प्रोग्राम वो देना चाह रहे हैं। उसके अब ड्यूरेशन क्या है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वो बात की बात है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने जो पॉजिटिवली एक्नॉलेज की कि हाँ, हमने इसमें अच्छी खासी एक पेशरफ्त की है मुज़ाकरात में, लेकिन हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। हतमी मुआहिदा किए बगैर वापस चले गए। अब यहाँ पे 2-3 बड़ी जो एरियाज हैं जो उन्होंने पहले भी फोकस किया, अगर उसको एक एक करके डिस्कस कर लें। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फेज में है, और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फेज से इसको ग्रोथ और एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाने के लिए इसको कुछ इकदाम कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो एरिया उन्होंने लिस्ट किया है वो है कि इन्होंने इनके जो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, जो इनकी मालियाती सूरत हाल है, उसको मुस्तहकम करना है। अब मुस्तहकम करने के अंदर सारी कहानी है, जिसमें जो सबसे पहले वो चीज़ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान जो है वो जो उसके डोमेस्टिक उसके रेवेन्यू है वो मोबिलाइज करे और एक फेयर एक ट्रीटमेंट टैक्सेशन का होना चाहिए। ठीक है, तो जो बड़ा फोकस आ गया है, जो टॉप के ऊपर उन्होंने अपनी आइटम रख दी है, वो उन्होंने टैक्स महसूलात को रख दिया। अब मैं आप जराए से बात कर रहा हूँ। जो हमारे जराए के मुताबिक IMF ये कह रहा है कि जितनी भी पाकिस्तान ने टैक्सों में छूट दी हुई है, ठीक है, सवाए चंद एक इंतहाई अहम जो कुछ अशिया हैं खाने पीने की, तमाम किस्म की जो टैक्सों की छूट है वो वापस ले ली जाए। और इसके साथ ही एक और खबर जो हम ज़राए से नाज़रीन को दे रहे हैं इस वक्त, कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक ब्रीफिंग दी गई कि IMF ने ये मुतालबात किए हैं, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने आज जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने गो अहेड उस तरीके से नहीं दिया, कंप्लीट इनको गो अहेड नहीं दिया। उनका जी ठीक है, इन चीज़ों को देख लेते हैं, आप इसके ऊपर अपना भी एक व्यू पॉइंट दें, उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन होगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर वो जो बात कर रहे हैं कि ठीक है, ये तो आपने कर दिया महसूलात के हवाले से। अब कामरान, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप तमाम टैक्सों की छूट वापस ले, ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर पहले ही महंगाई है, आप पहले इतना बोझ अवाम के ऊपर डालने जा रहे हो। जो 1300 अरब रुपए या 1000 अरब से लेकर 1300 अरब रुपए की बात हो रही, जो इजाफी टैक्सेस लगने हैं, उसका आधा हिस्सा सैलरीड क्लास है। तो क्या इस वक्त इन हालात में जब PTI एक इंप्रेशन आ रहा है कि PTI फिर मजबूत हो रही है और जो इत्तेहादी जो जमातों की हुकूमत है वो रिलेटिवली शेकन हो रही है, रिलेटिव टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। अगर एक अपोजिशन गेन करती है तो गवर्नमेंट उससे थोड़ा बहुत लूज करेगी, अगर अभी ऑल दो इसके बड़े इब्तदाई महीने चल रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने इसको कहा कि जो एनर्जी सेक्टर है, तवानाई का शोबा है, उसकी वायबिलिटी हमने सिक्योर करनी है। अब वायबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? बड़ा सादा सा लफ्ज़ है ये। तो वायबिलिटी का मतलब ये है कि आपको कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा अगर ज़रूरत है, जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 किस्म के झटके लगेंगे जुलाई में। सालाना बुनियादों पर जो बिजली की कीमत में इजाफा होगा, सहमाही बुनियादों पर, और फिर माहाना बुनियादों के ऊपर। और जो इसके अंदर एक और जुमला जो उन्होंने डाला है कि ये आपने वायबिलिटी कैसे अचीव करनी, यहाँ पर फिर सियासत आती है, इंक्लूडिंग रिफॉर्म्स टू रिड्यूस द हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो अच्छी बात है ना। अब सियासत इसमें कैसी आ गई? हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था, या मैंने अपनी खबर में लिखा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, कि जो IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर है, उन्होंने ये बोला है कि जो आपकी बिजली कीमतों में कमी का एक तरीका ये है कि जो फिक्स्ड आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं पावर प्लांट्स को, उसको अब देखें, उसको कम करें। और आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स इस वक्त जो सबसे बड़ा झगड़ा किस चीज़ के ऊपर है? चीन के साथ जो हमारे मुआहदे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप चीन की विदाउट राइटिंग इन इट, तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि चीन के सात आप जो अपना इस तरीके से जो एग्रीमेंट है उसको रीओपन करें। और आई थिंक इसमें तो पाकिस्तान के अंदर भी जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनका भी तो खैर ये व्यू पाया जाता है कि ये जो एनर्जी और ख़ास करके जो चाइना के साथ हमने मंसूबे साइन किए थे और आइडल कैपेसिटी वाला ये जो मामले सारे इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। इसके बारे में तो है, ऐसा नहीं है कि आप चाइना के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करें, लेकिन बट एट द सेम टाइम अगर ये आइडल कैपेसिटी इसी तरह से बढ़ती रहती है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी एक्चुअली मतलब वो आई थिंक फवाद साहब ने कहा था कि ये जो एनर्जी का सेक्टर है ये ऐसा एक ब्लैक होल है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को बल्कि पूरे पाकिस्तान को डुबो सकता है। और चलो अगर क्रिटिकल एरिया बात कर लेते हैं, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। अब अगले माली साल में जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट है, जो आज तमाम अखबारों में खबर छपी हो, 2800 अरब रुपए का इसका एक एस्टिमेट आया। इस साल का था कोई मेरा ख्याल 2100 अरब रुपए का।
तो अब 2800 अरब रुपए का एस्टिमेट है अगले साल का। 2800 अरब रुपए का मतलब 2800 अरब रुपए। लोगों को ये बताएं कि वो बिजली जो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, जो इस्तेमाल नहीं हो रही, हमने बिजली बनाने वाले जो कारखाने हैं उनको 2800 अरब रुपए देना है, और ये तकरीबन फी यूनिट बनता है 20 रुपए फी यूनिट। तो जो खुद अभी हुकूमत ने चीन के साथ जो एनर्जी के मुज़ाकरात हैं, सॉरी एनर्जी के मुआहदे को रीओपन करने के लिए, रीनिगोशिएट करने के लिए जो प्रपोजल तैयार किया, जो मैंने खुद देखा और मैंने रिपोर्ट किया है, उसमें जो मैक्सिमम इंपैक्ट है चाइना का आ रहा है वो तो 3 रुपए फी यूनिट आ रहा है। तो बाकी 17 रुपए किधर जा रहे हैं? कभी किसी ने बाकी 17 रुपए की बात की है? उसमें हुकूमत के अपने पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वाले हों चाहे LNG वाले हों, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। तो 20 रुपए में से सिर्फ 3 रुपए के ऊपर ही क्यों फोकस है? 3 रुपए भी कीजिए और बाकी 17 पे भी। अब थोड़े से क्विक कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। नाज़रीन देखिए, इसमें ओवरऑल तो जो IMF बात कहता है कि लगता है बड़ी अच्छी बात है, एनर्जी सेक्टर की वायबिलिटी की भी बात कर दी, टैक्स महसूलात में इजाफे की भी बात कर दी, बट जो असल चीज होती है इसकी डिटेल्स के अंदर होती है। जो अगली चीज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो महंगाई है इस पे काबू पाना है, इसको कम करना है। कैसे करना है? कि टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन टू अ स्टेबल लेवल, वो कह रहे हैं कि बाय अप्रोप्रिएट मॉनिटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। यहां पे वो क्या 2 लफ्जों में बता गए पाकिस्तान को कि जो आपने शरह सूद 22% पे रखी हुई है, इसको अप्रोप्रिएट ही रखिए, इसमें ज्यादा कमी करने का मत सोचिए। साथ ही एक्सचेंज रेट के ऊपर के हवाले से भी उन्होंने बात कर दी कि एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन की भी बात की है, अच्छी बात है, इस पर तो कोई इनकार नहीं करेगा। बहरहाल जो बॉटम लाइन है इस विजिट के बाद, एक तो ये कि एक तलवार पाकिस्तान के ऊपर लटकेगी, दूसरा ये कि मुज़ाकरात में ठीक है कुछ पेशरफ्त हुई है, हतमी बात नहीं है। मजीद ये कि IMF ने कहा है कि आइंदा जो मुज़ाकरात होंगे वो वर्चुअली होंगे, दोनों साइड्स ऑनलाइन ये चीज़ें तय करेंगी और उसके बाद जो होगी वो प्रोग्रेस देखी जाएगी। ये स्टेटमेंट तो छोटी है लेकिन इससे जो पेंडोरास बॉक्स खुलेगा वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के सामने वो देखने वाली बात है, वो किस हद तक उसको समेट पाएंगे या नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की। क्या IMF के प्रोग्राम के होते हुए पाकिस्तान चीन के साथ अपने जो CPEC के हवाले से ताल्लुकात है उसमें कोई मजीद इजाफा कर सकता है, बेहतरी ला सकता है या नहीं? स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगले माह के शुरू में 4 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन का दौरा कर रहे हैं। ये बतौर प्राइम मिनिस्टर जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मुंतखब हुए थे उनका पहला दौरा होगा, और इस दौरे से पहले कुछ अहम डेवलपमेंट्स या जो आप कह सकते हैं ग्राउंड वर्क हो रहा है। उसमें हमने देखा कि इसी महीने इसहाक डार साहब ने विज़िट किया था चीन का, जहाँ पर पाक चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए, और फिर इसी हफ्ते जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी है, जो एपिक्स बॉडी है, जब चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो उनका भी इजलास हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक वे फॉरवर्ड देता है कि CPEC में जो ऑलरेडी मंसूबे हैं उस पर क्या पेशरफ्त हुई है और आगे वे फॉरवर्ड क्या है। तो अगेन वैसे तो ऑब्वियसली एजेंडा तो बहुत ब्रॉड बेस्ड था क्योंकि इस JCC के अंदर 11 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं और उसमें बाकी जो सब्जेक्ट्स आते हैं। तो फोकस अगर आप करें वंस अगेन जो मेन लाइन रेलवे वाला जो मंसूबा है, अगेन फिर डिस्कशन में आ गया। हालांकि पहले भी हम डिस्कशन करते रहे, बहुत अरसे से पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है, उसको रिवाइज भी किया गया, कभी कहा गया कि ये इतना वायबल नहीं है, तो एक दफ़ा फिर ये डिस्कशन में आ रहा है। तो क्या चेंज ऑफ हार्ट है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान? हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो। देखिए, ये पाकिस्तान की पुरानी ख्वाहिश है और चीन की भी है, खासतौर पर सिर्फ पाकिस्तान की ख्वाहिश ही नहीं है, चीन की भी ये ख्वाहिश है कि जो मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम हो, क्योंकि एक कनेक्टिविटी आपको एक ऑल्टरनेट रूट भी प्रोवाइड करता है। और पाकिस्तान की ज़रूरत इसलिए है कि इस वक्त जो पाकिस्तान रेलवेज़ का जो मेन नेटवर्क है वो यही है, मेन लाइन 1 है और 2 है। जो 1 है वो तकरीबन अब नकारा हो चुका है और आपको पता है कि हादसात होते रहे हैं और जो रेलवे की स्पीड है कहीं 60 पे है, कहीं 70 पे है, कहीं पे 80 पे है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान तैयार किया गया था और जिसकी पहले मंजूरी हुई 2020 में CDWP से, फिर एक्निक जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है उसने अक्टूबर 2022 में इसकी मंजूरी दी 9.9 अरब डॉलर की। चीन की तरफ से एतराज़ ये आया कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसमें इतना बड़ा जो मंसूबा है, इतना बड़ा कर्ज आप नहीं ले सकते, आप इसको रिवाइज करें। तो इसकी रिवीजन की गई। अब रिवीजन में याद होता है कि कहीं आप कॉस्ट कटिंग करते, कुछ और करते, रिवीजन करते करते हुकूमत ने इसका जो डिज़ाइन था, उसका जो स्कोप था, डिज़ाइन और स्कोप का मतलब यहाँ पे ये बनता है कि जी उसके जो मेजर उसके अंदर जो इन्होंने जो थी ना वो चेंजेस कर दी, और वो चेंजेस इस किस्म की थी कि जो इसकी जो स्पीड थी वो इन्होंने कम करके कर दी 160 किलोमीटर से 120 किलोमीटर फी घंटा।
जो हफाजती इन्होंने कुछ बार लगानी थी वो ख़त्म कर दी, जो कहीं पे शहर आ रहे थे वहाँ पे फ्लाईओवर्स और अंडर पासिस थे वो ख़त्म कर दिए, और बुनियादी तब्दीलियाँ कर दी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जिसके बाद खुद प्लानिंग कमीशन ने आज से चंद दिन पहले कहा कि ये प्रोजेक्ट अनवायबल हो गया, इसको बेहतर ना करें अगर आपने इस हालत में करना है। बहरहाल चूंकि हुकूमत करना चाह रही थी, चीन की भी ख्वाहिश थी, तो इस हफ्ते जो इक्तिसादी उसकी जो मीटिंग हुई सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की, उसमें ये फिर पेश हुआ जिसको 10 दिन पहले अनवायबल खुद डिक्लेयर किया था प्लानिंग कमीशन में, और उनका जी आप इसको कर दें, इसके करने के अलावा हमारे पास चारा नहीं है। वहाँ पे जो अहम डिस्कशन हुई वो ये वजारत ख़जाना की जो वहाँ पे तर्जुमान थे उनकी तरफ से आया कि जो IMF की शराइत सामने आ रही हैं अगले प्रोग्राम के लिए, उसके होते हुए, उन शराइत के होते हुए ये ML1 का जो मंसूबा है वो नहीं हो सकता। उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि पाकिस्तान इतना बड़ा कर्जा नहीं ले सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर आप IMF का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो फिर ये मत करें। फिर उनको वहाँ पे एक पॉइंट ये रेज हुआ कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो चुका है अंडर द CPEC। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बहुत सारे पहले भी डिक्लेयर हुए, तो उनसे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। एक और अल्टरनेट रिकमेंडेशन ये दी गई कि आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर करने का सोच लें, वो भी रिजेक्ट होगी। जो इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है जो पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों से डील भी करती है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर ये कर्जा आपने ले लिया और ये प्रोजेक्ट कर लिया तो आज से 15 साल बाद पाकिस्तान की कर्जों की अदायगियों में इतना बड़ा स्पाइक आएगा जो शायद पाकिस्तान अफोर्ड ना कर सके। दूसरी बात ये, चूंकि इसकी वैल्यू कुछ 6.7 अरब डॉलर या आज के एक्सचेंज रेट के ऊपर 2000 अरब रुपए के करीब बनती है, तो फिर एक पॉइंट ये रेज हुआ कि क्या आप जो है सालाना 250 अरब रुपए सिर्फ एक मंसूबे को दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिनका कोई आंसर नहीं था, और इवेंचुअली CWP ने कहा कि ये मामला आप एक्निक को भेज दें, वो सारे सवालों का जवाब दे। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। आई थिंक आपको पता है कि हमारा जो ऑब्वियसली चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका मकसद ही रोड और जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले उसको बेहतर बनाना, क्योंकि आप कनेक्टिविटी उससे बेहतर होती है। हमारा जो रेलवे का निज़ाम है आपने खुद ब्रिटिश एरा का है। अब एक अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर ही रहे हैं, लेट्स से कि एक रिवाइज पे भी अमल करते हैं, 3-4 बिलियन डॉलर का दो के ऑब्वियसली बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन ये ऐसा मंसूबा है कि ये शायद 100 साल में 50 साल में एक दफ़ा बनता है। दुनिया बुलेट ट्रेन की तरफ जा रही है, तो अगर तो वाकई आपने बनाना है तो बेहतर है कि एक दफ़ा कड़वा घूंट पी के लॉन्ग टर्म सोचें, उसको मॉडर्न लाइन्स के ऊपर बनाएं। दूसरा क्या जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले जो पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे कि शायद हम लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस नहीं देखते, तो अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम लगा रहे हैं, लेट्स से 6-7 बिलियन डॉलर हम लगाएंगे, कुछ स्टडी भी तो की होगी ना पाकिस्तान और चाइना ने कि उससे हमें कर्जा तो बेशक बढ़ेगा, बट उसके नतीजे में पाकिस्तान की मैशत को कितना फायदा होगा, कितना रोजगार पैदा होगा। हो सकता है 7 बिलियन लगा के 15 साल के बाद उससे हम 30 बिलियन डॉलर जनरेट कर लें। अगर तो ऐसा कर सकते हैं फिर तो ये वायबल है। तो क्या ऐसी स्टडी भी की गई है? देखिए, इस पे बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं, वर्ल्ड बैंक से इन्होंने वेरीफाई भी, वैलिडेट भी करवाई कुछ स्टडीज, तो अरबों रुपए इस चीज़ के ऊपर भी खर्च किया गया। ऐसा नहीं कि कोई स्टडी नहीं हुई, लेकिन वो सारा काम हुआ था जो 10 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट ML1 का बनाया गया था। इसके लिए उस तरीके से तो क्या उसमें वायबल था पाकिस्तान? 10 अरब डॉलर में वायबल था, इसमें वो कह रहे हैं कि अब ये अनवायबल हो गया। ये एक फ़र्क है। खुद आज नाजरीन एहसन इकबाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की JCC की मीटिंग के बाद, तो उन्होंने बोला कि पहले हम एक हाई एंड एक ML1 प्रोजेक्ट बना रहे थे, अब हम एक फंक्शनल लाइन बना रहे हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके मुताबिक होगी। तो खुद जब एहसन इकबाल साहब की तरफ से इतना बड़ा इतराफ़ आ गया, तो उसके बाद हुकूमत को एक दफ़ा फिर सोच लेना चाहिए कि क्या वाकई इस हालत में इस प्रोजेक्ट को करने की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि करना तो है, इसके बगैर तो आपकी जो है रेलवेज बंद हो जाएगी। बहरहाल जो JCC का इजलास है उसके ऊपर अभी हमने फर्दर भी डिस्कशन करनी है ब्रेक के बाद। लेकिन आज फिर पाकिस्तान ने चीन को कुछ और नई दरखास्तें कर दी हैं, जिसमें ML1 के हवाले से भी एक दरखास्त की गई, फिर सखर हैदराबाद जो मोटरवे है उसकी फाइनेंसिंग के हवाले से, को 3 और प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के उनकी फाइनेंसिंग हासिल करने की भी पाकिस्तान ने दरखास्त की, और साथ ही 2100 मेगावाट के 3 जो एनर्जी के मंसूबे हैं वो मजीद कहा गया चीन को कि जो ऑलरेडी प्लान में शामिल थे, उनको कहा कि आप इसकी इस साल ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब अभी हम बात कर रहे थे 2800 अरब रुपए की आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, 20 रुपए फी यूनिट अगले साल हमने देना होगा, जो इस साल 17 रुपए फी यूनिट है, बगैर बिजली खरीदे हुए। तो क्या 2100 मेगावाट के प्रोजेक्ट वायबल बनते भी हैं या नहीं? पहले डिस्कशन जारी रखेंगे, छोटी सी ब्रेक लेंगे, इसके बाद मजीद बात होगी एक और अहम मंसूबे के ऊपर। CPEC के स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग की हम बात कर रहे हैं। मेन लाइन रेलवे के मंसूबे के हवाले से हमने बात की। एक और अहम मंसूबा जिस पर ऑफ कोर्स पाकिस्तान ना सिर्फ चीन बल्कि बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी मदद चाह रहा है कि वो सरमायाकारी करें, और वो है दयामीर भाषा डैम।
ये माजी में भी हमने देखा कि सी पैक के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन हुई, लेकिन सम और दी अदर फिर पाकिस्तान ने मुनासिब नहीं समझा और विड्रॉ कर लिया। अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जो है ये जानना चाह रहा है कि क्या चीन उसमें सरमायाकारी करना चाहता है। तो ये एक आप कह सकते हैं यू टर्न क्यों है कि कभी हम एक मंसूबा शामिल करते हैं फिर उसको निकाल देते हैं सी पैक से, और एक दफ़ा फिर हम ये कर रहे हैं कि सी पैक। देखिए, द्यामिर बादशाह डैम ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कई बार इफ्तिताह हुआ। अभी एटलीस्ट इसमें ये प्रोग्रेस ज़रूर हुई है कि इसके दो कंपोनेंट है। एक जो डैम बनाना इटसेल्फ पानी की स्टोरेज के लिए, ज़राअत के मकासद के लिए, उसके ऊपर तो हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट से हर साल खर्चा करने को तैयार और कर भी रही है। दूसरा, इसका बिजली बनाने का जो कारखाना लगना है उसका भी कोई 4500 मेगावाट बिजली मजीद इन्होंने बनाना चाहिए। बिजली आपको पता है सस्ती भी होती है, तो उसके हवाले से इनके पास पैसों का अभी पूरा इंतजाम नहीं हुआ। यही वजह थी कि पिछले महीने सऊदी अरब को ये प्रोजेक्ट ऑफर किया है कि आप इसमें 1.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करें और मजीद को 2.3 अरब डॉलर का कर्ज अरेंज करें, हमें 3.5 अरब डॉलर की जरूरत है। तो प्रोबेबली लगता है ऐसे कि सऊदी अरेबिया ने इसमें कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं किया। यही वजह है कि चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि अब ये मनसूबा जो है दोबारा चीन को ऑफर करें कि वो अगर इसमें सरमायाकारी करना चाहे। आज मैंने एहसन इकबाल से पूछा कि क्या आपने द्यामिर बादशाह डैम जो है वो प्रोजेक्ट ऑफर किया है चाइना को, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमने उनको ऑफर कर दिया। तो मैंने कहा फिर अगर आपने चीन को ऑफर कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि सऊदी अरेबिया ने इसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो उनका ये कहना था कि अब हमें पैसों की जरूरत है, अब हम हर किसी को पिच करेंगे, जहां से हमें जो मिल जाए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वैसे सवाल एक बात, आई थिंक मेरा ये अपना क्या कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट आपको पता है द्यामिर भाषा ऑब्वियसली भारत को भी एतराज़ है। वो कहते हैं कि जी उनके बकौल ज़ाहिर है एक डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान उसको कंटेस्ट करता है। तो सऊदी अरब के और आपको पता है कि भारत के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। यू नेवर नो, दिस कुड ऑल्सो बी द रीज़न कि सऊदी अरेबिया अवॉइड करना चाहता हो कि इस तरह का जो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर उनके भारत के साथ कोई मामलात ख़राब हों, क्योंकि देखें भारत की लेवरेज तो है ना सऊदी अरब का। मतलब दिस इज माय मतलब एक हाइपोथेसिस है कि दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। देखिए, आपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट की बात की है। अब ये मेरा ख्याल है कि इस किस्म की ऑफर्स करने से पहले हुकूमत पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर लेनी चाहिए थी, बजाय कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो, आप एक दोस्त मुल्क को एक किसी इम्तहान में डालें, वो करना भी ना चाहे, कर भी ना सके और इनकार भी ना कर सके। तो अभी तक तो सऊदी अरेबिया ने फॉर्मली तो पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ की और ना की है। तो इनको अंदाजा हो गया कि वो नहीं करना चाहते, तो इसलिए इन्होंने चीन को ऑफर कर दिया। अब ये मंसूबा 2017 में भी चीन को ऑफर किया गया था और उस वक्त मैंने एक स्टोरी की थी, इसमें से काफ़ी मसला भी बना था हुकूमत के लिए इसके हवाले से, और वो स्टोरी बेस कर रही थी, एक ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी थी उस वक्त के चेयरमैन वापडा ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। उनसे जब द्यामिर बादशाह डैम की फंडिंग के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने उस वक्त जवाब दिया कि पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि द्यामिर बादशाह डैम को हम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा नहीं बनाएंगे। उनके क्यों नहीं बनाएंगे, उसके उनके 3 शराइत लगा दी थी चीन ने जो हमें काबिल कबूल नहीं थी। उन्होंने कहा चीन की पहली शर्त ये थी कि हम डैम में जो है वो उसकी ओनरशिप लेना चाह रहे हैं, उसमें अपने शेयर्स रखना चाह रहे हैं, हम सिर्फ इसके लिए कर्जा आपको नहीं देंगे। दूसरी शर्त उन्होंने कहते हैं कि जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो चाइनीज़ लेने को अपने ऊपर तैयार नहीं थे। तीसरी शर्त बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि इस डैम की फाइनेंसिंग लेने के लिए पाकिस्तान को एक और जो इसका ऑपरेशनल डैम है वो गिरवी रखना पड़ेगा कोलैटरल में चाइना को। तो ये उस वक्त ऑन द रिकॉर्ड 2017 में बात हुई थी। तो कहते हैं जब ये 3 शराइत सामने रखी गई तो फिर उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है फिर हम चाइना से इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएंगे, हम इसको खुद करेंगे। तो एक चीज़ पहले चीन रिफ्यूज़ कर चुका है, हमने आज फिर उसको चाइना को ऑफर कर दिया है। अब हुकूमत इंतज़ाम तो कर रही है पैसे का, लेकिन अभी भी इसमें कोई 3.5 बिलियन डॉलर का एक जो गैप है वो बहरहाल अपनी जगह पे जो है वो मौजूद है। बहरहाल सीपैक के ऊपर हुकूमत की नाज़िम कोशिश तो है कि किसी न किसी तरीके से प्रोग्रेस हो सके। आज हमने बड़े प्रोजेक्ट्स फिर ऑफर तो कर दिए, क्या चीन करेगा या नहीं करेगा, खास तौर पर जब हमने चीन की तकरीबन 525 अरब रुपए की पहले ही अदायगियाँ करनी है। एक और जो एफर्ट किया पाकिस्तान ने आज कि वो चीन जो है जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पे आके फिर सरमायाकारी करे, लेकिन सिक्योरिटी एक चैलेंज है जो पहले भी था आज भी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद कि किस हद तक जो सिक्योरिटी के मामला थे वो पाकिस्तान चीन और अब चीन अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात को अफेक्ट कर रहे हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 26 मार्च बशाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था जिसके नतीजे में 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए थे और उसके बाद पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों ने
जो तहकीकात की थी उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा था कि इस हमले का जो लिंक है वो अफ़गानिस्तान से है। एक ऐसा नेटवर्क जिसका ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, उसने ये हमला किया। और इवन बाद में DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पब्लिकली ये कहा कि जो खुदकुश हमला आवर था वो भी अफ़गान नेशनल था। अब इसमें जो सबसे अहम बात थी, क्योंकि चीनी नेशनल्स उसमें मारे गए थे, कि क्या चीन पाकिस्तान की इन तहकीकात से इत्तेफाक करता है। पहले भी हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किया था कि चाइना अपेरेंटली इंडोर्स कर रहा है पाकिस्तान की जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, और कुछ अर्सा पहले उन्होंने खामोश एहतजाज भी किया था अफ़गान तालिबान से कि वो अपनी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ और जो चाइनीज़ इंटरेस्ट है उनके खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त ना दे। अब इसी हफ्ते एक अहम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के अंदर साउथ चाइना मॉनिटरिंग पोस्ट है, वहाँ पे एक खबर आई है जिसमें वो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स जिनका नाम नहीं जाहिर किया गया उसके हवाले से ये खबर दी है कि चीन जो है इस वक्त अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकें, ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ नेशनल्स और जो उनके चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के हवाले से। और चीन इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक अपेरेंटली अफ़गान तालिबान से ना सिर्फ नाराज़ है, एंड इम्पॉर्टेंटली जो इस खबर के मुताबिक कहा गया है कि पाकिस्तानी ऑफिशल्स ने जो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स को कोट करके ये कहा है कि चाइनीज़ ये फील करते हैं कि अफ़गान तालिबान ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि आपको पता है कि बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी के मगरिब के क्रिटिसिज्म के चीन वाहिद मुल्क है जिसने फुल टाइम एम्बेसडर एक्सेप्ट किया तालिबान का, और वो इंगेज कर रहे हैं अफ़गान तालिबान के साथ। और इस उम्मीद पर वो इंगेज कर रहे थे कि ना सिर्फ वो चाइना के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, बल्कि ऑफ कोर्स जो अपने यहाँ दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे। तो ये एक डेवलपमेंट है विच आई बिलीव कि पाकिस्तान के लिए इन अ वे इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की तो बात नहीं सुन रहे। तो पाकिस्तान इज़ होपिंग कि चीन भी अब अगर अफ़गान तालिबान से नाराज़ है, खामोश उनसे एहतजाज कर रहा है, तो शायद अफ़गान तालिबान अपने रवैये में कोई तब्दीली करें। देखिए, आज जब JCC का इजलास हुआ तो इजलास के शुरू होने के फ़ौरन बाद जो प्लानिंग मिनिस्टर हसन इकबाल थे उन्होंने अनाउंस किया कि हम जो 5 चाइनीज़ इसमें मारे गए थे बिशाम अटैक में, उनकी याद में 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई, जो कि एक अच्छा जेस्चर था पाकिस्तान की तरफ से, और एक्नॉलेजमेंट थी कि पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास है जो चाइनीज़ नेशनल को पाकिस्तान में फ़ेस करना पड़ रहा है। बट उसके ऊपर जो मेरे ज़रा ने बताया कि जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट थे उन्होंने एक जुमला बोला, डिप्लोमेटिकली उन्होंने जो कहना था कह दिया कि वो नहीं चाहते कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या हो जिसमें फिर पाकिस्तान को इस तरह खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करनी पड़े। तो ये सिक्योरिटी है, इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है। बहुत सारे चाइनीज़ जो प्राइवेट चाइनीज़ नॉन सीपेक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे वो ऑलरेडी वापस जा चुके हैं, और पाकिस्तान ने कोशिश तो की है जो सिक्योरिटी को बीफ अप करने की, लेकिन उसका नुकसान उल्टा ये हुआ कि चूँकि इस किस्म के बड़े एब्रप्ट जो होते हैं ये इकदाम किए जाते हैं कि समटाइम्स जो चाइनीज़ जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुकी है और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो किसी एक मखसूस जो है वो वर्क स्टेशन के ऊपर वो रोज़ आते जाते हैं, वहाँ पे उनकी चेकिंग करते करते भी उनको एंट्री के पॉइंट के ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान ने कोशिश तो की है कि ये जो मामला था किसी तरह ठीक हो, और चाइनीज़ आपको पता है कि जो पहले 2021 में भी एक हमला हुआ था दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो नॉन सीपेक प्रोजेक्ट है, और दासू जो है वो नॉन सीपेक, वो सीपेक का हिस्सा नहीं है। अब लेकिन चाइनीज़ नेशनल काम कर रहे हैं तो उसकी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन तो उसके बाद जो इवन नॉन सीपैक मंसूबे भी थे, तो यही तय हुआ था कि उनको भी जो सीपैक लेवल वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये 26 मार्च वाला जो इंसिडेंट हुआ, उनको सपोज टू बी वो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी जो सीपैक के मंसूबों पर चाइनीज़ नेशनल्स को दी जाती है। वो बात आपकी ठीक है। यही वजह थी कि पाकिस्तान फिर फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है। 2021 में हमने $11.4 मिलियन कॉम्पनसेशन दी थी 10 चाइनीज़ को। इस दफ़ा जो कॉम्पनसेशन है उसकी जो वैल्यू है पर पर्सन वो और बढ़ा दी गई है। $5,16,000 फी पर्सन दिए गए, तकरीबन $25,70,000 के करीब पाकिस्तान ने पे किया है। ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती, ये किस्म की एक आपका जेस्चर होता है कि हमें एहसास है। लेकिन इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी है पाकिस्तान के पार्ट पे, जहाँ पे एक चाइनीज़ की जो कीमत है उनको दी गई उनकी फैमिली को,
वो तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 144 मिलियन के करीब बनती है, कोई $5,16,000। वहीं पे एक पाकिस्तानी भी इसमें मारे गए इस हमले में, उनको उनकी फैमिली को सिर्फ 25 लाख रुपया दिया गया है। तो ये जान सबकी जो होती है वो उसकी एक ही कीमत होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल इस किस्म की जो हमने काम किया वो मुनासिब डिस्टिंक्शन जो हम ड्रॉ करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और आई थिंक जो चाइनीज़ को उनकी ज़िंदगी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जो उनको ऑफ कोर्स जो सिक्योरिटी फराम कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आई थिंक देखने वाली बात है। बहरहाल देखते हैं कि ये जो अब चीन भी अपेरेंटली खुश नहीं है अफ़गान तालिबान से। अफ़गान तालिबान के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े आप कह सकते हैं कि हार्ड लाइनर्स हैं, यानी कि आम तौर पर जब किसी बात पर डट जाते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। तो क्या चीन, क्योंकि अफ़गान तालिबान के मुस्तकबिल का इन्हिसार ये कहा जाता है कि चीन के ऊपर इस तरह से है कि चीन वो वाहिद मुल्क है जिसने इंटरेस्ट शो किया है कि वहाँ पर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी भी करना चाहता है, और अफ़गान तालिबान को वहाँ पर इन पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो चीन के पास एक क्लियर एक लेवरेज है। बट गिवन जो अफ़गान तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो पाकिस्तान को भी ऑफ कोर्स इनकार कर रहे हैं, तो क्या वो चीन को भी इनकार करेंगे? अगर करेंगे तो फिर उसके क्या मुज़मरात होते हैं? आई थिंक इस पर हम नज़र रखेंगे। तो देखते हैं कि आगे फिर क्या चलता है। बहरहाल ये अहम आई थिंक इस हवाले से डेवलपमेंट है कि जो चीन जो है वो अब कम से कम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है। बट आई थिंक एट द सेम टाइम ये भी हमें सोचने वाली बात है कि ठीक है कि अफ़गान तालिबान का बेशक या अफ़गानिस्तान का लिंक हो 26 मार्च के हमले के हवाले से, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका ऑफ कोर्स जो जिम्मेदारी है उसको बेहतर बनाने की पाकिस्तान की है। और हालिया हफ्तों के अंदर हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। इसी हफ्ते ISPR ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि पिछले एक माह के दौरान सिर्फ बलूचिस्तान के इलाके में योब के एरिया में मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 29 दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने मारा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो चैलेंज है दहशतगर्दी का विद एवरी पासिंग डे कितना सीरियस होता जा रहा है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।